एक बिल्कुल जानी पहचानी जगह से, एक कमरे से, और वहां से निकलकर ब्रह्मांड के किनारों तक जाएंगे और फिर वापस भी आएंगे। ये बात सोचने में ही कितनी अजीब लगती है ना कि एक छोटे से कमरे में बैठे हैं, जो एक छोटे से घर में हैं, एक छोटे से शहर में, और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक हम हजारों आकाशगंगाओं में से एक तक नहीं पहुंच जाते। बस ये एक ख्याली ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सब कुछ बदल देता है। तो आज का हमारा ये विश्लेषण इसी पैमाने को समझने के बारे में है। हम एक इंसान से शुरुआत करते हैं और फिर कैमरा पीछे और पीछे और पीछे खींचते चले जाते हैं जब तक कि पूरा ब्रह्मांड नजर न आने लगे। यह हमें दिखाता है कि हम कितने विशाल नक्शे का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, वो हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे का एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए कि हम तारों के एक बहुत बड़े जगमगाते शहर में रहते हैं, लेकिन हमारा अपना घर यानी हमारा सौरमंडल उस शहर के एक शांत से बाहरी इलाके में है। तो हमारा कॉस्मिक एड्रेस क्या है? देखिए, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इसके अंदर हम एक बाह में हैं जिसे ओरियन स्पर कहते हैं, और ये भी दो बड़ी मेन बाहों के बीच में फंसी हुई है, सैजिटेरियस और पर्सियस। और हाँ, हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। अच्छा, ये सब तो ठीक है। ये इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, तारे, ये सब कुछ। सवाल ये उठता है कि ये सब बना कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये शायद सबसे बड़े सवालों में से एक है जो इंसान हमेशा से पूछता आया है, और आज विज्ञान के पास इसका एक बहुत ही मजबूत जवाब है। एक थ्योरी है, और उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। इसके हिसाब से करीब करीब 13.8 अरब साल पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे, बेहद गर्म और घने पॉइंट में सिमटा हुआ था। फिर उसमें एक जबरदस्त धमाका हुआ, और तब से ये लगातार फैलता ही जा रहा है। अब देखिए, बिग बैंग थियरी हमेशा से अकेली नहीं थी। इसकी एक बड़ी कॉम्पिटिटर थी जिसे स्टेडी स्टेट थियरी कहते हैं। दोनों में फर्क क्या था? बिग बैंग कहता है कि ब्रह्मांड की एक शुरुआत हुई, एक जन्म हुआ, जबकि स्टेडी स्टेट का मानना था कि ब्रह्मांड हमेशा से था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। आज ज्यादातर वैज्ञानिक बिग बैंग को ही सही मानते हैं। तो ब्रह्मांड की शुरुआत से अब जूम इन करके वापस अपने घर आते हैं, अपने सोलर सिस्टम में। और सोलर सिस्टम का पावर हाउस क्या है? बिल्कुल, हमारा सूरज। सूरज की विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जितना भी वजन है, यानी सारे ग्रह, चांद, एस्टेरॉयड, सब कुछ मिलाकर उसका 99% सिर्फ और सिर्फ सूरज है। बाकी सब कुछ सिर्फ 1% में आता है। इसी वजह से हर चीज उसकी परिक्रमा करती है। तो सूरज इतनी गर्मी और रोशनी पैदा कैसे करता है? असल में इसके अंदर एक प्रक्रिया चलती रहती है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सूरज के केंद्र में इतना ज्यादा दबाव है कि हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर हीलियम बन जाते हैं, और इस प्रोसेस में बेहिसाब एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी जो हम तक पहुंचती है। और हाँ, हर तारे की तरह हमारे सूरज की भी एक जिंदगी है। एक दिन ये भी खत्म होगा। अभी तो ये अपनी जवानी में है, लेकिन करीब 5 अरब साल बाद ये फूलकर एक रेड जायंट बन जाएगा। फिर इसकी बाहरी परतें बिखर जाएंगी और सिर्फ एक छोटा गर्म कोर बचेगा जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। और फिर करोड़ों साल बाद वो भी ठंडा होकर एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। अब सूरज की इसी जबरदस्त ग्रेविटी ने ग्रहों के एक पूरे परिवार को अपने चारों तरफ बांध कर रखा है, और ये परिवार भी आप कह सकते हैं 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यहां साफ साफ देख सकते हैं, एक तरफ है टेरेस्ट्रियल यानी चट्टानी ग्रह, मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये छोटे हैं, इनकी सतह ठोस है और ये सूरज के करीब हैं। दूसरी तरफ है जोवियन यानी गैस और बर्फ के विशाल गोले, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये बहुत बड़े हैं, बाहरी सोलर सिस्टम में हैं, और इन सबके पास रिंग्स भी हैं। और हर ग्रह की अपनी एक खासियत है। जैसे मर्करी सबसे तेज, सिर्फ 88 दिनों में सूरज का चक्कर लगा लेता है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। मार्स पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और जुपिटर, अरे वो तो इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। और सैटर्न इतना हल्का है कि अगर कोई बहुत बड़ा तालाब हो तो उसमें तैर सकता है। तो हमने देखा कि सूरज कितना ताकतवर है, लेकिन उसकी यही ताकत, यही एनर्जी जब हमारे ग्रह यानी पृथ्वी से टकराती है तो एक ऐसा नज़ारा पैदा करती है जो किसी जादू से कम नहीं है। नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स के बारे में तो सुना ही होगा, वो आसमान में नाचती हुई रंगीन रोशनियां, वो आखिर होती कैसे हैं? इसका जवाब सीधा हमारे सूरज से जुड़ा है।
देखिए होता क्या है, सूरज से लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा निकलती है जिसे सोलर विंड कहते हैं। जब ये धरती के पास पहुंचती है तो हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड इन पार्टिकल्स को ध्रुवों यानी नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ खींच लेता है। वहां ये पार्टिकल्स हमारे वायुमंडल में मौजूद गैसों से टकराते हैं और इसी टक्कर से वो खूबसूरत रोशनी पैदा होती है जिसे हम ऑरोरा कहते हैं। और ये जो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं वो कैसे बनते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सूरज के पार्टिकल्स हवा में किस गैस से टकरा रहे हैं। अगर वो ऑक्सीजन से टकराते हैं तो हमें हरा और लाल रंग दिखता है, और अगर नाइट्रोजन से टकराते हैं तो नीला और बैंगनी। तो सोचिए, करोड़ों किलोमीटर दूर सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा हुई एनर्जी हमारे ध्रुवों के आसमान को खूबसूरत रंगों से भर देती है। ये एक सीधा कनेक्शन है हमारे सोलर सिस्टम के दिल और हमारी धरती की खूबसूरती के बीच। तो एक छोटे से कमरे से शुरू करके ऑरोरा के इस कॉस्मिक डांस तक का हमारा ये सफर हमें एक ही एहसास के साथ छोड़ जाता है, आश्चर्य। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना आपस में जुड़ा हुआ है, तो जरा सोचिए और कितने ऐसे अजूबे होंगे जो अभी हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं।